अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदेद। yasinanalysis.com यूट्यूब चैनल का ही एक हिस्सा है। यूट्यूब चैनल यानी यासीन एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन के हवाले से पिछले तकरीबन 2.5-3 सालों से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी अमेरिका या पाकिस्तान या यूरोप के हवाले से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं और आप उससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने ट्रेड्स पर अप्लाई कर सके, चाहे वो आप फिजिकल ट्रेड करते हैं सोने चांदी और कमोडिटीज़ की, क्रूड ऑयल की, या फिर आप फिजिकल ट्रेड के साथ या आप मार्जिनल ट्रेड करते हैं जो कि वर्चुअल ट्रेड कहलाती है। उस हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा। बहरहाल आज कुछ खबरें, सबसे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान के डॉलर के हवाले से, पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से कुछ बातें करते हैं। कल हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि मैं गाहे बगाहे अक्सर आप लोगों से शेयर करता रहता हूं कि पाकिस्तान में जो रुपया है वो डेप्रिशिएट होता चला जाएगा और होता रहेगा। ये अभी आप ये ना समझें कि 194, 195 या 200 रुपए का अगर डॉलर हो गया है तो यहाँ पर ये स्टे करेगा। ये स्टे नहीं करेगा। ऑन व्हाट ग्राउंड, ये मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। और 115 और 120 रुपए का जब ये डॉलर था तब भी मैंने आपसे इसी बात को बरकरार रखा था, अपने इस स्टांस को, कि जनाब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी, ये वीक होती चली जाएगी वर्सेस यूएस डॉलर। और कुछ यही सूरत हाल आजकल हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कदर कीमत 200 रुपए से भी ज्यादा तजावुज करती हुई दिखाई दे रही है, या 199 या 200 रुपीस पे बड़े मुश्किल से आपको डॉलर मिल रहा है मार्केट में। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह, जैसे कि काफ़ी अरसे से आपसे जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपया है ये डेप्रिशिएट होने की जो कोर इशू है, जो बेसिक वजह है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो ओवरऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो इस हवाले से बिल्कुल संजीदगी का इजहार नहीं कर रही है कि पाकिस्तान में गैर ज़रूरी जो आइटम है जो हम इंपोर्ट करते हैं उनका कलाकोमा किया जाए, या उनको बंद किया जाए, या उनको रिड्यूस किया जाए, उसको कुछ ना कुछ हद तक कम किया जाए। हम ये देख रहे हैं कि ये तो कहीं हमें किसी नंबर से दिखाई ही नहीं दे रहा है। कल की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट हमारे सामने आई कि पाकिस्तान में जो ईटेबल्स और एनर्जी सेक्टर के जो आइटम हैं उसमें जो पिछले 10 महीने पहले हमारे पास जो पेएबल थे वो 15 बिलियन डॉलर थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, या मेरी इस वीडियो को आप लोग दोबारा सुनिएगा कि वो 15 अरब डॉलर थे, यानी हमें पेएबल था 15 अरब डॉलर जो कि ईटेबल्स और एनर्जी सेक्टर में था, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये चीज़ें हैं। और ईटेबल्स में जो खाने पीने की जो अशिया हैं, जो दालें हैं, स्पाइस हैं, चीनी है, चावल है, गंदम है, ये तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उनकी जो पैसे दरकार थे वो 15 अरब डॉलर थे। ये पिछले 10 महीने पुरानी मैं बात आपसे कर रहा हूं, जब हमारा 30 जून को एक फाइनेंशियल जो फिस्कल ईयर है वो एंड होता है। आज हमारा 10 महीने गुजर चुके हैं, यानी जुलाई से लेके आज 30 अप्रैल तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 अरब डॉलर की जगह अब हमें 25 अरब डॉलर पे करने हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईटेबल्स, खाने पीने की अशियाए खुर्दनोश जिसको कहते हैं, और जो पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर के आइटम हैं, 15 अरब की जगह अब हमें 25 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि ईटेबल्स एंड एनर्जी सेक्टर एंड एज अ होल, यानी आप चाहे वो मशीनरी आइटम ले लें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें एंड अदर रिमेनिंग आइटम को की जो इंपोर्ट हमने 10 महीने पहले की थी वो 45 अरब डॉलर पेएबल था। 45 बिलियन डॉलर हमें एज अ होल हमें देना था, और आज वही 45 बिलियन डॉलर हो गया 65 बिलियन डॉलर। ये होशरुबा इजाफा है। और इसी तरीके से आप पिछले 10 महीने या पिछले 2 साल, 1.5 साल, 3 साल पहले चले जाइए तो हमें जो पेएबल्स था वो 5 बिलियन डॉलर था, 6 बिलियन डॉलर था, और ओवरऑल हमारे पास 20-25 बिलियन डॉलर था। आज हमारे पास जो हमें पेएबल्स हैं वो हमें 65 बिलियंस ऑफ डॉलर पे करने हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल मार्केट्स को।
ये एक होशरुबा इजाफा है। कहाँ $45 बिलियन 10 महीने पहले, कहाँ $65 बिलियन आज की तारीख की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये एक होशरुबा इजाफा है जो ग्रेजुअली हर 10 महीने, हर साल, हर फिस्कल ईयर में ये बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी बढ़ने की वजह क्या है कि हमारी हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इसमें कहीं कोई संजीदगी नजर ही नहीं आ रही है कि जनाब आप नॉन कॉम्बैट जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको आप रिड्यूस करें। आप गैर जरूरी जो कपड़ा है, जो खाने पीने की अशिया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको रिड्यूस करें। ये तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ये तो मुस्तकिल हर साल बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बढ़ने की वजह से हमें डॉलर की डिमांड में, हमारे यहाँ डॉलर की डिमांड में इजाफा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है ये सारी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है। जब डॉलर्स को की पेमेंट करने के लिए हम जाते हैं ओपन मार्केट में या सेंट्रल बैंक के पास या लोकल बैंक्स के पास, तो डॉलर की कीमतों में आग लग जाती है, डॉलर के पर लग जाते हैं। और यही वजह हमें दिखाई दे रही है कि जनाब ये जो हमारे पास इंपोर्ट बिल और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में महंगाई की शरह में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो सैलरीड पीपल हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर है अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है तो उनके अखराजात 1.5 लाख रुपए के हो चुके हैं। जाहिर है आपका जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की शरह है, उसमें इजाफा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर की तरफ जा रही है यूक्रेन के जंग की वजह से। और इसी तरीके से जब हम क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए जाते हैं और हम ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने के लिए जाते हैं तो डॉलर की मार्केट में पर लग जाते हैं। तो मेरी बहुत बड़े अरसे से मैं तमाम लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ, इस्तेदा कर रहा हूँ कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ज़रा होश के नाखून ले और ये गैर ज़रूरी जो हम इंपोर्ट जो करते हैं आइटम्स को, उनको जल्द अज जल्द उनको कलाकुमा नहीं कर सकते तो उनको रिड्यूस तो कर सकते हैं। उनको 50, 40, 60, 30, 50% हम रिड्यूस करके अपने पाकिस्तानी रुपये को स्टेबल कर सकते हैं और डॉलर की मार्केट को नीचे ला सकते हैं। तो बहरहाल ये एक इस्तेदा है और इसको आप दोबारा सुनिएगा कि हम कितने पेएबल हैं इस हवाले से। अच्छा, बहरहाल कुछ और इसी वजह से जो एक अनसर्टेन सिचुएशन है पाकिस्तान में, आज हमारी काबीना का इजलास भी हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि बड़े कठिन फैसले आज शहबाज शरीफ की जो काबीना है वो लेगी। वो या तो हमारे यहाँ इलेक्शन जल्द अज जल्द किए जाएंगे, अगर जल्द अज जल्द इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो किसी भी वक्त एटम बम पाकिस्तान पे प्राइस का गिर सकता है और वो होगा पेट्रोल प्राइसेस। जो ये कहा जा रहा है कि 1 लीटर जो कि अभी 150 रुपए लीटर है वो 230, 240 रुपए लीटर हो जाएगा। कहाँ जाएगी आवाम, कहाँ जाएगी महंगाई? ये बहुत बुरा असरात पड़ेंगे और इसके असरात बुरे पड़ने पे ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट तहलील हो जाए, इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दे, ताकि ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या जो कंबाइंड कोएलिशन गवर्नमेंट है उसके ऊपर इसका नज़ला ना गिरे और ना ही ये जो है हम पिछली हुकूमत को कोसते रहें कि जनाब उसकी वजह से ये कुछ हुआ है। लेकिन जाहिर है एग्जिस्टिंग हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, अगर ये महंगाई का तूफान इन्होंने गिराया तो इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, जो आइंदा इलेक्शन में आने की उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आज कोई ऐसा फैसला हो जाए, पाकिस्तानी कैबिनेट कर दे कि पाकिस्तान में 3 या 4 महीने के बाद इलेक्शन की डेट दे दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो ये कह रहे हैं कि 20 मई के बाद वो ऐलान करेंगे और पूरी आवाम को ये कह रहे हैं 20 लाख से 25 लाख लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है एग्जिस्टिंग हुकूमत के ऊपर और आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बहरहाल इसको हम देखेंगे और इन्हीं हालात के दगरगू होने की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में वो करंट, वो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एवरेज 600-700 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन साइड पे चलती चली जा रही है। डॉलर की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है और उसी के साथ साथ पाकिस्तान में सोने की कीमतें 1,38,000 रुपए तोला के हिसाब तक हो चुकी है, जो कि एक तारीख की बुलंद तरीन सतहें हम कह सकते हैं और इसमें कहीं रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। रोज बरोज सोने की कीमतें जो है वो इजाफे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर की सोने की जो कीमत है वो 1825 1830 डॉलर 1 आउंस की हो चुकी है, जो कि कल हमने ये देखा था कि 1785 का लो किया था और मार्केट आज तकरीबन 40-50 डॉलर वहां से ऊपर आ चुकी है। तो ये एक होश रुपया इजाफा है।
2 दिनों में सोने की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, जो कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि 1780 का लेवल इसका टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज भी 1840 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 1780 और 1840 के दरमियान मार्केट ट्रेड करेगी। आज भी मेरी रिकमेंडेशन आप तमाम लोगों के लिए रहेगी कि 1840 के ऊपर के स्टॉप प्लेस करके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, और अब जो आज इंपॉर्टेंट खास खबरें हमारे पास चल रही हैं, वो एक बरतानिया की आज रिपोर्ट आई है, जो कि 48 ईयर्स, तकरीबन 50 साल में कह लीजिए कि बेहतरीन रिपोर्ट आई है बेरोजगारी की। बरतानिया में रोजगार मुहैया है, बरतानिया में लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन मसला यह है कि 30 साल की बुलंद तरीन सतहों पे वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI या इफरात ज़र की शरह पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का रहना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। महंगा तरीन मुल्क हो चुका है बरतानिया। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जहां एक तरफ अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जब इफरात ज़र की रिपोर्ट हम देखते हैं तो वो निगेट हो जाती हैं और कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरीके से आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से या यूरो इकोनॉमी की तरफ से कि जनाब उनकी GDP ग्रोथ जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि 5% आना था, वो 5.1% आया। इट्स टू गुड। और इन बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ओवरऑल यूरो की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन सद अफसोस कि जनाब आज हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया यूरो जोन में शामिल नहीं है, वो ब्रेग्जिट हो चुका है, वो बरतानिया यूरो जोन से एग्जिट कर चुका है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एज अ होल यूरो की जो मार्केट वैल्यू है या उनकी जो ग्रोथ है वो तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, वो उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन बरतानिया चूंकि अब आइसोलेट हो गया है, अलहदा हो गया है, वो यूरोपियन यूनियन से तकरीबन 50 साल के बाद उसने अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार है और वो बहुत सारी चीज़ों में वो अब पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जो एक टेंस हालात चल रहे हैं रूस के और रेस्ट ऑफ द यूरोप के साथ, हम देख रहे हैं कि यूरोप में सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो रूस का बरतानिया बनता चला जा रहा है, क्योंकि बरतानिया बहुत ज़्यादा खिलाफ बातें कर रहा है पेट्रोल के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, दूसरी जो तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के हवाले से मॉस्को और लंदन के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कशीदगी देखने में आ रही है। और बहुत सारे हलकों में ये बातें भी सुनाई दे रही हैं कि जनाब रूस बरतानिया के ऊपर अटैक कर देगा, बरतानिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया इस वक्त आइसोलेट हो गया है, उसके नंबर्स ख़राब आ रहे हैं, जबकि यूरो जोन के नंबर्स कदरे बेहतर हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज हम ये देख रहे हैं कि रात में बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो हेड हैं मिस क्रिस्टीन लेगार्डे, उनकी आज तकरीर होगी रात को 10 बजे। उसी के लेटर ऑन जो है जर्मी पाल, जो कि अमेरिका के चेयरमैन हैं उनके सेंट्रल बैंक के, वो भी तकरीर करेंगे। इस हवाले से ये तकारीर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद में मुस्तकिल इजाफा करता चला जा रहा है, और जो वहाँ पे इफरात ज़र के हवाले से जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। महंगाई वहाँ पर 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिका में भी लोगों का रहना मुश्किल है। वहाँ पे जो चीज़ें, जो आइटम $100 में आ जाते थे, वो आज $150 और $170 में आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इसकी फ़िक्र अमेरिका और यूरोप में बरतानिया को सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ ही आज अमेरिका में रिटेल सेल्स के नंबर्स आएंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको भी आप मलूज़ खातिर रखिएगा। 5:30 बजे इसके रिपोर्ट्स आएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे मार्केट में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अमेरिका की जो ख़ास तौर पे जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स हैं, ख़ास तौर पे S&P, पिछले दिनों हमने देखा कि ये 1000 पॉइंट तक तकरीबन 2-4 महीने में गिरी, और 48,000 का इसका जो हाई था, 4800 का जो इसका हाई था, मार्केट 1000 पॉइंट के एक साइकोलॉजिकल बैरियर के बाद दोबारा उठना शुरू हो गई। इसने 3855 का लो किया, और आज तकरीबन 200-300 पॉइंट वहां से मार्केट अपर साइड पर आ चुकी है, 200 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, या 1000 पॉइंट या 1000 पॉइंट या 100 पॉइंट पे मार्केट थोड़ी देर स्टेबल होती है, रुकती है, और मार्केट दोबारा अपसाइड चली आती है। लेकिन अपसाइड के कोई रेजिस्टेंस लेवल आप देख कर उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा चल रही
रही हैं, और हम देख रहे हैं कि बरतानिया और यूरोपियंस और अमेरिका जो है वो मुस्तकिल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता चला जा रहा है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया के साथ रोमानिया है, चिली है, ब्राज़ील है, टर्की है, इवन पाकिस्तान ने भी अपनी शरह सूद में इजाफा किया है। तो एक पूरी लहर चल पड़ी है पूरी दुनिया में और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला जारी है। अच्छा, इसके साथ आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के हवाले से और यूरोप के हवाले से एक तज्जिया है, और ये रिपोर्ट, ये किताब मेरे पास है जो कि पिछले दिनों मैंने इसको लिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ये बड़ी काबिल एहतराम ये किताब हमारे लिए है, जिस तरीके से पाकिस्तान की बहरहाल इसकी बड़ी अहमियत है, और इसी किताब पे, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम जिस तरीके से इसको हमें मानना चाहिए, गालिबन उसमें हम कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आज अखबारात में है कि जनाब आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है वो पेंडिंग का शिकार है, और 63A की जो तशरीह है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, जो कि 63A ये कहता है कि अगर आप डिफेक्शन में जाते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी से इनहराफ करता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। ये इसमें लिखा हुआ है 63A में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसकी तशरीह और इस हवाले से डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उसको चैलेंज कर दिया जाता है, और उस पर तारीख पे तारीख हमारी अदालत में पड़ती रहती हैं, और वो उसका कोई हमें नतीजा सही तौर पर सामने नहीं आ पाता। लेकिन इसी के साथ आज हमारे पास यूरोप का एक मुल्क है जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में आज आम तातील है। उस नॉर्वे में आम तातील की वजह क्या है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे आइन का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस तरीके से ये पाकिस्तान में हमारी एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरीके से एक किताब नॉर्वे पे है, नॉर्वे की है, जो कि नॉर्वे पूरा मुल्क अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है और उसके ऊपर अमल दरामद करता है। अमल दरामद तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डिफरेंट आर्टिकल्स को चैलेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है और कोई नतीजा हमारे सामने प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाता। तो बहरहाल हमारी भी ये इस्तेदा है, ये दुआ है और ये चाहत है हमारी अदालत आलिया से बड़े आजिज़ाना अंदाज में कि जनाब हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना चाहिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई छुट्टी अनाउंस करें या कोई तकरीब मुनक्किद करें, ताकि हर पाकिस्तानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और इसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ की गई। आज इंपॉर्टेंट डे है, आज पाकिस्तान में जो कैबिनेट का इजलास हो रहा है उस पर भी आप नज़र रखें, और इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, और आई फील जैसे मैंने आपसे कहा कि 1840 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मलूज़ खातिर रखें। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को, इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।